मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज जो था हमारा मेटलर्जी का लास्ट लेक्चर है। हमने 5 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। उसके प्लेलिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। आप वहां से जाके सारे मेटलर्जी के जो था हमारा जितने भी मैंने पढ़ा है मेटलर्जी में, सब कुछ आपको वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने सब कुछ पढ़ा है मेटलर्जी में। रिडक्शन हो या फिर जो था हमारा एलिंगम डायग्राम हो या फिर मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं कंसंट्रेशन का, वो सारे प्रोसेस मैंने बताए हुए हैं। तो आज जो था हमारा ये लास्ट लेक्चर, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इसमें क्या होता है ना कि हम मतलब जो पढ़ते हैं, अभी तक पढ़े हैं, उसमें क्या है कि जो मेटल ऑब्टेंड होता है वो मेनली सॉलिड स्टेट में ऑब्टेंड होता है। बट हम मेटल जो था हमारा वो लिक्विड स्टेट में भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। और एक चीज जो था हमारा, किसी भी रिएक्शन के लिए आप हमेशा जानते होंगे कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट होता है। जहाँ की ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते होंगे, जहाँ की ई नॉट जो था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और डेल्टा जी जो था हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है। तो अगर कोई भी रिएक्शन होनी है, मतलब अगर रिएक्शन फिजिबल है, उसके लिए जो था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा डेल्टा जी जो था हमारा वो निगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगी तभी जो था हमारा कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब हमारा डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए जो था हमारा डेल्टा ई नॉट जो था हमारा वो पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ जो था हमारा वो तो पॉजिटिव है, फैराडे कांस्टेंट है। एन जो था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, वो तो पॉजिटिव होगा ही। तो जो हमारा ई नॉट जो था हमारा वो पॉजिटिव होगा, तभी हमारा जो था डेल्टा जी जो था हमारा निगेटिव होगा। हम लोग जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उसका जो था हमारा ग्रेटर इन वैल्यू ऑफ डेल्टा ई नॉट होता है। मतलब जिसका जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसकी ई नॉट जो था हमारा वो ज्यादा निगेटिव में होता है, जिसके वजह से जो था हमारा वो डेल्टा जी उसके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, उसके डेल्टा ई नॉट तो निगेटिव होते हैं, वो ज्यादा निगेटिव होते हैं, तो वो जो होता है हमारा वो उसी में रह जाता है। मतलब वो रिड्यूस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा ई नॉट निगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। बट हमको रिडक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट जो था हमारा निगेटिव चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं इससे, क्या बोलते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो जो हमारा जैसे कि एग्जांपल देखिए CO2 प्लस है और Fe है, इस दोनों को अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस में है, तो Fe जो था हमारा मोर रिएक्टिव होता है। इसके लिए Fe जो था हमारा सॉल्यूशन में रह जाएगा Fe2 प्लस, और CO जो था हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग जो था हमारा एक इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम। या एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम जो होता है हमारा, कुछ पार्ट आप तब देखे होंगे जब मैंने लीचिंग बताई थी। आप लीचिंग वाला जो है कंसंट्रेशन का, वो आप जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एल्युमिनियम को हम लोग कंसंट्रेशन लीचिंग प्रोसेस से करते हैं। तो जब आप लीचिंग प्रोसेस पढ़े होंगे, तो उसमें जो हमारा Na मतलब जो होता है हमारा, वो जो Al2O3 जो था हमारा, वो प्योर फॉर्म में आता है, मतलब कंसंट्रेटेड होकर जो आता है। उसके बाद जो था हमारा रिडक्शन का प्रोसेस अपन देखते हैं। तो रिडक्शन में क्या करते हैं, जो Al2O3 के साथ होता है, उसको हम लोग Na3AlF6 या फिर CF2 से मिलाते हैं। ये Na3AlF6 और CF2 जो था हमारा, इससे मिलाने का जो था हमारा दो रीजन है। एक तो जो था हमारा ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो था हमारा, जो ओर का है, उसको लोअर्स करता है, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है। और दूसरा जो था हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है सॉल्यूशन में। इसलिए जो था हम लोग CF2 या फिर Na3AlF6 जो था हमारा कार्बोलाइट, वो मिलाते हैं हम लोग इसके Al2O3 के साथ। अब जो था हमारा, जो हम लोग ये करते हैं, कंटेनर करते हैं जिसमें कि हम रिडक्शन करते हैं एल्युमिनियम का, वो जो कंटेनर लेते हैं उसमें लाइनिंग होता है हमारा कार्बन का। लाइनिंग होता है कार्बन का, और जो था हम जो बिहेव करता है ये कैथोड की तरह, और जो ग्रेफाइट हम लोग अलग से लेते हैं, जो कि बिहेव करता है हमारा एनोड की तरह। तो जो मतलब कंप्लीट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है कि Al2O3 जो था हमारा, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके Al प्लस CO2 रिलीज करती है। तो ये जो था हमारा कंप्लीट रिडक्शन प्रोसेस है अल्युमिनियम का। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम Na3AlF6 और CF2 जो था हमारा मिलाते हैं किसमें, Al2O3 के साथ। क्यों मिलाते हैं, उसके दो रीजन मैंने बताए हैं। कि पहला जो था हमारा क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर्स करता है। दूसरा जो था हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब जो था हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ
कॉपर फ्रॉम मतलब ग्रेड ओर, मतलब लो ग्रेड ओर। हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो था हमारा पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आप बताया था, आप वो जाके देख सकते हो वीडियो। बट अभी जो था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर क्या देखते हैं, मतलब जिसमें कि कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, वैसे ओर से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कॉपर को। तो जो कॉपर को जो था हम लोग उस प्रोसेस में तो हम लोग रिडक्शन करते थे, और सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता था कॉपर का। बट इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉपर को लीस्ट करते हैं यूजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो था हमारा लिस्ट, बैक्टीरिया एसिड और बैक्टीरिया से होता है, हम लोग पहले उसका लीचिंग प्रोसेस करते हैं, फिर जाके जो था हमारा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसमें क्या था हमारा रिडक्शन करते थे जी, बट यहाँ पे जो था हम लोग क्या करते हैं उसको लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो था हम लोग किससे करते हैं, H2 से, या तो आयरन का स्कैप जो था हमारा आयरन ले लेते हैं ताकि वो रिड्यूस हो जाए, या फिर हम जो था हाइड्रोजन जो ले लेते हैं H2, उससे भी जो था हमारा ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा एक सेक्शन ऑफ लो ग्रेड कॉपर, लो ग्रेड मतलब कॉपर का लो ग्रेड ओर से। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अभी जितना भी एलिमेंट पढ़े हैं, मेटल पढ़े हैं, उसका एक्सट्रैक्शन पढ़े हैं, वो सब सारे मेटल या एलिमेंट ऑब्टेन्ड हुए हैं बाय द रिडक्शन। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि हमारा ऑब्टेन्ड होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन, जैसे कि नॉन मेटल सब है, उस वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर हमको क्लोरीन निकालना है, क्लोरीन अगर हमको चाहिए, तो क्लोरीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन करते हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस कर मतलब ब्राइन सॉल्यूशन को जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि Cl माइनस है, उसमें माइनस के रूप में रहता है, तो Cl माइनस को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर जाके जो हमारा Cl2 जो था हमारा वो ऑब्टेन्ड होता है। तो ये याद रखिएगा, कुछ एलिमेंट जो था हम लोग ऑक्सीडेशन से भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि नॉन मेटल सब हो गया, वो हम लोग ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो अपन मेटल पढ़ते हैं वो सारे जो था हमारा रिडक्शन से ऑब्टेन होता है। बट कुछ एलिमेंट जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज करके भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब जो होता हमारा एक जो ये प्रोसेस था रिडक्शन का, वो सारा प्रोसेस रिडक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, जो कि मेटलर्जी का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जो था हमारा जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर चुका है इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो में, तो आप सारे पिछले वाले वीडियो हमारी मेरी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन जब रिडक्शन होके जो था हमारा एलिमेंट या मेटल जो आता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो था हमारा इम्प्योरिटी भी होता है, जो कि हमको जो जिसको हम हटाते हैं बाय द यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन। ये रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन हम लोग जो है ये प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग बहुत तरह से करते हैं, मतलब लगभग 6 तरह जो था हम लोग अभी देखेंगे, 6 तरह से, बट बहुत सारे तरह से और भी होता है। तो जो हमारा पहला होता है डिस्टिलेशन होता है, लिक्वेशन होता है, फिर जो था हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, फिर क्रोमेटोग्राफी, ये सब जो था हमारा क्या होता है, प्रोसेस होते हैं प्यूरिफिकेशन करने का। तो पहला जो था हमारा प्रोसेस क्या है, ये डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम लोग देख लेते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, यूज होता है वैसे एलिमेंट के लिए जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो था, सॉरी मेल्टिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो था हमारा वो थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए मेटल है और इम्प्योरिटी है, इस दोनों का जो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वो थोड़ा ज्यादा होगा, तब हम उसके लिए ये यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर इम्प्योरिटी है उसकी हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो था हमारा वो 70 डिग्री सेल्सियस है, बट जो हमारा एलिमेंट है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट मात्र 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। होता क्या है डिस्टिलेशन में, तो जब हम जो इम्प्योरिटी के साथ हमारा वो मतलब जो रिड्यूस्ड मेटल है या फिर एलिमेंट है, उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है वो क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा। तो वो जो इवापोरेट कर लिया, मान लीजिए मेटल का जो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो मेटल क्या हुआ, इवापोरेट हुआ। जब मेटल इवापोरेट हुआ तो हम क्या करते हैं, सारे इवापोरेटेड मेटल को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको कोल्ड कर लेते हैं, तो हमारा प्यूरिफाइड मेटल आ जाता है। यही प्रोसेस होता है हमारा वो डिस्टिलेशन होता है। ये प्रोसेस हम लोग मेनली जिंक और मरकरी के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ डिस्टिलेशन समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई रही, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से भी आके मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हम लोग देखते हैं लिक्वेशन। ये था हमारा डिस्टिलेशन, तो अपन देख लिए। अब देखते हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है कि ये भी जो था हमारा वो डिस्टिलेशन की ही तरह है, बट इसमें क्या होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, उसमें क्या था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट।
इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा मेटल और ये है इम्प्योरिटी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। जिससे क्या करते हैं हम सारे जो वो रिड्यूस ये ओर है उसको हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले होगा वो क्या करेगा मेल्ट कर जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बाद में होगा उस वो वैसे ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ये मेल्टिंग जो इसका मेल्टिंग मान लीजिए हम लोग हीट किए, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट पहले आ गया तो मेटल लिक्विड बन गया, तो हम सारे मेटल को क्या किए निकाल लिए और जो बच गया वो हमारा इम्प्योरिटी हो गया। उस तरह से हमारा ये प्यूरिफाइड हो गया। तो ये दूसरा प्रोसेस था हमारा किसका लिक्विडेशन का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो था हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हमने पहले भी ये प्रोसेस पढ़ा होगा। इसमें मेनली क्या होता है कि जो रिफाइन इसमें क्या होता है कि जो हम लोग एनोड होता है, एनोड को जो था हम लोग इम्प्योर मेटल से होता है हमारा इम्प्योर जो मेटल है उसको उससे बनाते हैं, और जो कैथोड होता है हमारा वो पतला सा जो था हमारा प्योर मेटल का बना होता है। और हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो सॉल्यूशन क्या होता है उसी मेटल का जो होता है सॉल्युबल साल्ट होता है, सॉल्युबल साल्ट होता है उसी मेटल का। जैसे कि मान लीजिए हमको कॉपर का रिडक्शन करवाना मतलब प्यूरिफिकेशन करवाना है या रिफाइनिंग करना कराना है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं उसका CuSO4 सॉल्यूशन ले लेते हैं। जो इम्प्योरिटी वाला है उसका एनोड ले लिया, और जो प्योरिटी वाला है मतलब पतला सा जो प्योर है उसका हम लोग कैथोड ले लिए। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होता है जो एनोड वाला है उसमें से Cu2+ होता है हमारा, एनोड पे हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो Cu2+ जो होता है हमारा वो सॉल्यूशन में आता है। अब ये सॉल्यूशन कैथोड पे क्या होता है जो Cu2+ है वो जमा हो जाता है मतलब रिड्यूस हो जाता है उस पे। तो ये जो था हमारा पूरा रिएक्शन होता है किसका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ये मतलब जितनी भी बातें हैं मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौथा जो मेथड है वो हमारा क्या है ज़ोन रिफाइनिंग का। ये ज़ोन रिफाइनिंग जो था हमारा बहुत मतलब जो होता है हमारा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है, आप दिख रहा होगा पेन। अब हम इसको पेन में क्या करते हैं पेन पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा देते हैं, या आप कुछ रबर वबर लेके इस पे भी चला सकते हो। इलेक्ट्रिक हीटर वैसे ही होता है, और ये जो मेटल का जो मतलब रिड्यूस मेटल का जो है उस पे हम लोग इसको चलाते हैं, तो मतलब हीटर को चलाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा जो इम्प्योरिटी होता है वो इम्प्योरिटी मोर सॉल्युबल होता है लिक्विड स्टेट में देन द सॉलिड स्टेट, मतलब लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो जब हम इस पे हीटर चलाते हैं तो जो हीट वाला गर्म वाला होता है वो क्या करता है वो जो सरफेस का जो मेटल है उसको मेल्ट करता है। तो जो क्या नीचे में जो इम्प्योरिटी है अंदर में जो इम्प्योरिटी है वो सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो मेल्ट मतलब मॉल्टेन स्टेट में इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल होता है किससे उससे, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो ज़्यादा सॉल्युबल होता है तो सारे इम्प्योरिटी ऊपर आ जाते हैं। तो हम इसी को जो था हमारा हीटर को 4-5 बार जो था हमारा ऊपर-नीचे मतलब आगे-पीछे चलाते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी इम्प्योरिटी होता है वो एक साइड में आ जाता है। और जब एक साइड में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उस साइड को कट कर देंगे। मान लीजिए सारा इम्प्योरिटी इधर आ गया तो ये इधर से कट कर दिया, कुछ इम्प्योरिटी इधर आ गया तो इधर से कर दिए। तो ये जो बचा वो हमारा था क्या प्योर मेटल का। तो ये प्रोसेस होता है हमारा वो होता है ज़ोन रिफाइनिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमसे पूछ सकते हो। अगला जो था हमारा वो क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वेपर फेज रिफाइनिंग जो था हमारे इसमें क्या करते हैं कि जो हम इसके ये वैसा मेटल शो करता है जो कि दो मतलब जो दो रूल को फॉलो करता हो, मतलब जो जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी हो वही जो था हमारा ये वही मेटल जो था हमारा ये प्रोसेस को फॉलो कर सकता है या रिफाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। पहला जो था हमारा वो के प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो मेटल है वो किसी भी एलिमेंट के मतलब किसी भी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट के साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए। वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, पहला कंडीशन तो ये कि वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाए किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलके। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो वोलेटाइल कंपाउंड बनाया वो वोलेटाइल कंपाउंड इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम हीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाना चाहिए, तभी वो हमारा
यही अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है मेटल में, तभी वो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस को, मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस को ये फॉलो करेगा। तो जैसे कि मतलब कुछ एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे कि निकेल हो गया, जर्कोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सब जो था हमारे इस दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए जो था हम लोग उस दोनों को रिफाइन इस प्रोसेस से करते हैं। इस प्रोसेस में मतलब इस मेथड रिफाइनिंग प्रोसेस में दो मेथड्स होते हैं, एक मोन्स प्रोसेस होता है, एक वेन आर्काइव प्रोसेस होता है। मोन्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोग निकेल को जो है, जो हमारा निकेल है, उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर जो था हमारा 330 से 350 केल्विन के बीच में होता है, इसको ये एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है NiCO4। अब NiCO4 जो था हमारा, ये कंपाउंड तो बन गया, अब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं 450 टू 470 केल्विन के बीच में, जो कि हमारा डिकम्पोज होके एक Na या फिर 4CO जो था हमारा वो बना देता है। मतलब जो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो Na था वो इम्प्योर था, बट जब ये वोलेटाइल कंपाउंड बना लिया तो इम्प्योरिटी तो नीचे ही रह गया, और Na जो था हमारा वोलेटाइल कंपाउंड बना के ऊपर चला गया। फिर हम उसको कलेक्ट कर लिए, फिर उसको डिकम्पोज कर दिए, तो हमारा निकल जो था हमारा प्योर फॉर्म में आ गया। सिमिलरली जो था हमारा वेन अल्काइल प्रोसेस भी होता है, इसमें क्या होता है, जर्कोनियम और टाइटेनियम, इसको हम लोग I2 के साथ हीट करते हैं, ये ZrI4 बनाता है। अब हम ZrI4 को हीट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, Zr जो था हमारा प्योर एक जगह हो जाता है, I2 जो था हमारा फिर निकल जाता है। तो ये जो था हमारा क्या था, ये पेपर फेस रिफाइनिंग। अब जो हो है वो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि इम्प्योरिटी मतलब जो कि प्यूरिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है, वो हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ये जो था हमारा आप पहले भी पिछले भी चैप्टर सब में पढ़ते हो, ये ये जब आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री में आप एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट पढ़ते हो, उसमें जो था हमारा उस मेथड्स से, मतलब उसका कंसेप्ट यूज करके ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड बनता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, एक मिनट, ये पेन है हमारे पास, ये पेन है, मान लीजिए दिख रहा होगा, ये पेन है हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं ना, ये मान लीजिए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है। अब ये कॉलम है, तो इसके अंदर वाला जो लेयर है, उसपे बहुत सारे एब्जॉर्बेंट होते हैं, एब्जॉर्ब बहुत तरह के एब्जॉर्बेंट होते हैं। अब जब हम इसको ओर से, मतलब वो जो रिड्यूस ओर है, उसको अगर हम ऊपर से डालते हैं, तो जो एब्जॉर्बेंट है वो क्या करता है, डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट स्ट्रेंथ से जो हमारा वो एब्जॉर्ब करता है। तो जो अगर इम्प्योरिटी है, उसको डिफरेंट स्ट्रेंथ से एब्जॉर्ब करेगा, जो मेटल है उसको डिफरेंट स्ट्रेंथ से एब्जॉर्ब करेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ से एब्जॉर्ब कर लिया है, तब हम इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट डाल के जो था हमारा, जो अलग अलग सॉल्वेंट डालते हैं, जो क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, उसको एक मतलब बाहर निकालता है। तो ये जो था हमारा पूरा प्रोसेस क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी। हमारा इसी के साथ जो था मेटलर्जी चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। मैंने 6 लेक्चर में पूरा मेटलर्जी आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है। बहुत छोटे-छोटे पॉइंट आपको एनसीईआरटी से पूरा जो था हमारा आपको बताने की कोशिश करी है, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और मेंस में आप अच्छा से फोकस कर पाओ। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मैं और बहुत सारे 3 जो मेरे दोस्त हैं, वो आपको ऐसे ही कंटेंट आपको लाते रहते हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।